हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के संदर्भ में। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का सीधा संबंध जो है संतान उत्पत्ति से है। इसीलिए जो हमारी प्रजनन क्षमता है वह इंडिकेट करती है संतान उत्पत्ति से। अगर हम बात करें हमारे संतान उत्पत्ति और उसके जो डिफरेंट डायमेंशन है, उसके जो डिफरेंट आयाम हैं, उसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, उसको सबसे अच्छा इंटरप्रेट करता है, वह है हमारा डिविजनल चार्ट D7। डिविजनल चार्ट D7 के साथ साथ हमें जन्म कुंडली और D9 चार्ट, डिविजनल चार्ट 9 यानी नवांश की भी आवश्यकता होती है। अगर हम जन्म कुंडली, डिविजनल चार्ट 7 और डिविजनल चार्ट 9 तीनों को सही से ऑब्जर्व करें, सही से कैलकुलेट करें, तो हम एक बेहतर प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है डिविजनल चार्ट D7 यानी संतान उत्पत्ति, वो तो है ही, साथ ही साथ डिविजनल चार्ट D7 जो है हमें अपने लाइफ के आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी कुछ हद तक एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। यानी हम इसके रूल एंड रेगुलेशंस को जब देखेंगे तो हमें अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोलॉजी के मैथमेटिकल पार्ट्स के साथ साथ इसके प्रेडिक्टिव पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका संबंध जो है संतान उत्पत्ति और उससे रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशन से है। तो मैथमेटिकल पार्ट्स में हम ज़्यादा फोकस ना किए हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही रूल रेगुलेशंस लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और आपका समझ भी अच्छा हो पाए। दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखते हैं और आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविजनल चार्ट D7 बनता कैसे है जन्म कुंडली के आधार पर। तो यहाँ पे एक जो है हमारा एक एग्जांपल दे रखा गया है, जन्म कुंडली दी गई है और लग्न और हमारे ग्रहों के क्या दे रखे हैं, भोगांश दे रखे हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि चूंकि हम लोग तैयार कर रहे हैं डिविजनल चार्ट D7, तो हम लोग तैयार कर रहे हैं डिविजनल चार्ट D7 तैयार कर रहे हैं और हम जानते हैं कि एक राशि का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो हम 30 डिग्री को क्या किए, 7 से डिवाइड किए, हमारा वैल्यू आया 4 डिग्री 17 मिनट और कुछ सेकेंड आता है। ठीक है, हम मोस्ट ऑफ केसेस में जितने नंबर का डिविजनल चार्ट होता है उतना हम क्या करते हैं, सब डिवाइड कर लेते हैं 30 डिग्री को उतने पार्ट्स में, और उसका रेंज क्या होता है तो ये डिटरमाइन करता है एक राशि का, एक पार्ट का वैल्यू। तो एक पार्ट का वैल्यू आया 4 डिग्री 17 मिनट, यानी एक सप्तांश का वैल्यू है 4 डिग्री 17 मिनट। 4 डिग्री 17 मिनट के रेंज पे हम 30 डिग्री को 7 सप्तांश में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पहले से ही सब डिवाइड कर रखा है। 4 डिग्री 17 मिनट का रेंज है, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट, फिर 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट, 8 डिग्री 34 मिनट से 12 डिग्री 51 मिनट, और 12 डिग्री 51 मिनट से 17 डिग्री 8 मिनट, और 17 डिग्री 8 से 21-25, 21-25 से 21-25 से 25-42 और 25-42 से 30 डिग्री, यानी हर के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 4 डिग्री 17 मिनट। और हमने आपको पहले भी बता रखा है, इसका यूटिलिटी होता है कि हमारा जो ग्रह है या हमारे जो लग्न है वो किस हाउस तक जाएंगे, यानी किस सप्तांश का वो पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रखा है 4 डिग्री 7 मिनट को हमने यहाँ से कोरिलेट किया, तो ये पहले पार्ट्स में 18 डिग्री 33 मिनट को देखा। 18 डिग्री 33 मिनट किस रेंज में आ रहा होता है, 5वें वाले रेंज में आ रहा होता है। चंद्रमा का 3 डिग्री 23 मिनट है, तो पहले वाले पार्ट्स में है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसी तरह से शुक्र का 29 डिग्री 54 मिनट है, तो 29 डिग्री 54 मिनट इस रेंज में आ रहा है, तो इसके लिए 7वें सप्तांश का हमने 7 नोट कर लिया। शनि का 23 डिग्री 46 मिनट है, 23 डिग्री 46 मिनट इस रेंज में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पहले ही इंडिकेट कर दिया। यानी आप जब भी बनाएं तो पहले क्या करें, एक राशि को इतना में डिवाइड कर लें, 4 डिग्री 17 मिनट आया, फिर 7 सप्तांश बना लें, फिर हम लग्न और ग्रह के जो भोगांश दिए गए हैं उसको इस रेंज में हम देखेंगे किस रेंज का पार्ट होता है, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। यानी फर्स्ट आपका पहला प्राइम चीज खत्म हो गया। अब जो हम सेकेंड पार्ट्स जो हम बात करते हैं वह बात करते हैं रूल का।
रूल जो है काफी सिंपल दिया गया है कि जो विषम राशि है उसकी गणना हम वहीं से करेंगे जहां लग्न या ग्रह में वो चीजें क्या है स्थिर है। और सम राशि होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहां लग्न या ग्रह जन्म कुंडली में स्थित है उससे हम 7th पोजीशन में जाएंगे और 7th पोजीशन के बाद जो हम अपना सप्तांश का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर कट है। तो यहाँ पे ये रूल है। अब रूल के आधार पे हम सबसे पहले हम 1 2 आप चाहे तो अंदर में भी कैलकुलेट करें या बाहर कर सकते हैं तो यहाँ पे ही कर सकते हैं। हमने राशि को यहाँ पे हमने आपको क्या किया नोट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा है। आप चाहे तो अंदर भी कैलकुलेट करें कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लग्न का बात करते हैं। लग्न हमारा 12 नंबर का है। 12 नंबर यानी सम राशि है। सम राशि से हमको 7वें पोजीशन में जाना है तो 12 का 7वीं 6 होगा और 6 से हमें लग्न का कौन से घर तक जाना, कौन से सप्तांश जाना, पहला तो यानी 6 का 6। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पहले 6 लग्न हो गया, उसके आधार पर हमने क्या किया सारी राशियाँ फिर आपका क्या किया लोकेट कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं जो सम राशि वाली सॉरी जो सबसे पहले विषम राशि वाली है उसको हम पहले ले लेते हैं। क्योंकि विषम राशि का तो वहीं से कैलकुलेशंस होगा और आसान होगा। तो विषम राशि में सूर्य है तो सूर्य जो है 1 से कितने घर में जाएगा 5, यानी आप इसमें 5 नंबर में सूर्य को बैठा रही है। सूर्य देखिए 5 नंबर में है, ठीक है। उसी तरह से केतु देखिए 5 नंबर में, 5 से कितने घर जाएगा 2 घर, तो 5 यहाँ पे 5 से 2 घर आएगा तो 6 नंबर यानी केतु में आ गया, ठीक है। उसके बाद शनि 7वें में है तो 7वें से शनि कितने घर जाएगा 6ठे घर जाएगा तो 7 से शनि 1 2 3 4 5 6 यानी 12वें हाउस में आपका देखिए शनि मैंने बैठा रखा है पहले से, ठीक है। उसी तरह से आप जो है चंद्रमा 9 में है तो 9 का है आपका 9 से कितने घर जाएगा चंद्रमा उसी घर में रहेगा तो 9 नंबर देखो कहाँ पे है 9 नंबर में आपको देखो यहाँ पे चंद्रमा आ गया। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु का। राहु और मंगल का। राहु आपका 11 नंबर में, 11 से दूसरा हम केतु पहले से बैठा रखे हैं। केतु का जस्ट अपोजिट राहु होता है तो राहु हमने कर लिया। मंगल 11 से किस हाउस में जाएगा 6ठे, 11 से 6ठे 1 2 3 4 5 6 चौथे घर में आप देखो मंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए सम राशि में देखें तो सबसे पहले शुक्र है। शुक्र है 12 नंबर में, 12 से 7वें में आएंगे तो 6 हो गया और 6 से आपका कौन सा घर जाना है इसको शुक्र को 7वें में जाना है यानी सेम आपका 12 में आपका शुक्र आ गया, ठीक है। शनि का बात करें शनि 6 नंबर पे जाएगा। शनि जो है आपका 7 शनि हो चुका है। आप देखिए बुध का 2 नंबर पे है तो 2 नंबर से 7वें में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में आ गया और 8 से बुध कौन से घर में जाएगा एक घर में तो यानी 8 का 8 ही रह गया, ठीक है। उसके बाद गुरु का चौथे में, चौथे 1 2 3 4 5 6 7 10 नंबर में आपका क्या आ गया गुरु यहाँ। गुरु से आपको कितने घर जाना 3 1 2 3 यानी गुरु भी 12वें घर में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है इस रूल को फॉलो करके आप आसानी से क्या तैयार कर रहे हैं डिविजनल चार्ट D7 आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी अगर आप डिविजनल चार्ट D7 बनाते हैं तो सबसे पहले जो है आपके 30 डिग्री को 7 से डिवाइड कर दें, वैल्यू आया 4 डिग्री 17 मिनट आया। उसके बाद आपने उसको 7 रेंज में लेकर के आया। उसके बाद आपने क्या किया आप अपने लग्न और ग्रह को देख लेते हैं किस सप्तांश का पार्ट होता है वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशंस का रूल दिया गया है कि विषम राशि होगी तो वहीं से गणना करेंगे जहाँ पे लग्न या ग्रह हमारा जन्म कुंडली में है। अगर सम राशि में है तो पहले से जहाँ पे लग्न या ग्रह से जन्म कुंडली में वहाँ से पहले 7वें पोजीशन में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस सप्तांश का पार्ट उसको बनाना है, ठीक है। वो यहाँ पे आपने इंडिकेट किया है, उसकी मदद से आपने D7 काफी आसानी से आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए D7 चार्ट का जो एप्लीकेशंस है वो एक मेजर एप्लीकेशन है संतान से संबंधित, लेकिन D7 से हम एक और चीज देख सकते हैं और वह है कि किस तरह से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को
फेस करते हैं, जीवन में जो हमारी कठिनाइयाँ होती है और कब हम उस कठिनाइयों को फेस करेंगे और किस तरह की कठिनाइयों को फेस करेंगे, ये भी हमें डिविजनल चार्ट D7 होता है। फिर हम किस तरह से अपने आप को डिवोट करना शुरू करते हैं अपने ईश्वर के प्रति, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसके प्रति हम अपने आप को धीरे धीरे डिवोट करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए D7 के लिए जो है एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिलने जा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक आदर्श नाम दिया गया है अलग अलग सप्तांश के लिए। तो यहाँ पर हम पहले विषम राशि के संदर्भ में देखते हैं और इसको कोट करते हैं। अब देखिए पहले सप्तांश के लिए वर्ड यूज किया गया है क्षार। क्षार का मतलब क्या होता है? नमक होता है। नमक का मतलब खट्टापन टाइप का, वो आप देखते हैं इस तरह का खट्टा नहीं, बल्कि आप समझते हैं नमक का टेस्ट कैसा होता है। तो जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है वो बिल्कुल नमक की तरह होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कड़वा टाइप का होता है। जीवन की जो कठिनाइयाँ होती है ये हमें कड़वा अनुभव देता है। तो यानी अगर हमारा कोई भी विषम राशि में अगर हमारा प्लैनेट्स है, ठीक है, D7 में, तो उससे हम लगा सकते हैं कि जब तक जो है इस पर्टिकुलर टाइप के समस्याओं से क्या होगा, गुजर रहा होगा। सपोज चंद्रमा अगर जो है विषम राशि में बैठा हुआ है और पहले सप्तमांश में है, तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से क्या है, पीड़ित है। क्लियर कट है। तो यहाँ पर देखिएगा क्षार जो है वो इंडिकेट करता है किसको, नमक को, यानी हमारे जीवन की कठिनाई को, जीवन की कठिनाई को। क्षार के बाद आया क्षीर। क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध। अब देखो सिंपल सा कोरिलेट करेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा और आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। ये प्रिडिक्शंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आप किस तरह फेज में कब है। क्षार का मतलब हम क्षार के बाद वर्ड यूज किया गया, अगर विषम राशि दूसरे सप्तांश में है तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्षार, क्षीर। क्षार के बाद क्षीर। क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध। तो दूध हम किस पे अर्पण करते हैं, भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जब हम जीवन में हमारी कठिनाइयाँ आती है तो हम अपने आप को समर्पित करने लगते हैं किसको, भगवान के ऊपर। इससे पहले तो हम बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ आती है, जैसे ही डंडे लगते हैं ना सर के ऊपर, तो हम सीधे झुक जाते हैं और झुकते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना के लिए चले जाते हैं। यानी हम मानसिक रूप से हम किसके ओर जा रहे हैं, भगवान की श्रद्धा करने के लिए जा रहे हैं। यानी हम आप जा रहे हैं किसके किसके प्रति, पूजा अर्चना के लिए, पूजा अर्चना के लिए। यानी हम भक्ति भावना में अपने आप को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। क्षार, क्षीर। दूध के बाद आएगा दधी, यानी दूध से क्या बनता है, दधी बनता है। यानी दूध के बाद आपका क्या बनता है, दूध से ही क्या बनता है, दधी, यानी दही बनता है। और सिंपल सा बात है, अगर हम दही का बात करते हैं तो दही क्या होता है, एक दृढ़ता का प्रतीक है। यानी दूध जब जम जाता है तो वो दही बनता है, दूध जब जम जाता है तो वो दही बनता है। यानी जब हम अपनी पूजा अर्चना की ओर पहले डिवोट करते हैं, एक सिंपल सा भक्ति देते हैं, फिर धीरे धीरे देखिए हम अपने अपने पेरेंट्स के लाइफ को देखें तो वहाँ पे आप देखते हैं कैसे कैसे, या खुद के लाइफ में भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम डिवोट होते चले जाते हैं। पहले सिंपल सा पूजा पाठ करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने टाइम को अपनी मम्मी को, पापा को देखें कैसे वो डिवोट हो जाते हैं पूजा श्रद्धा के लिए। तो दूध जब आप करेंगे तो दूध से ही दही बनती है, यानी दूध में क्या आ गया, दृढ़ता आ गया। अब जो है पूजा अर्चना पर्थ के लिए आप क्या हो चुके हैं, दृढ़ हो चुके हैं। यानी आपका लगाव जो है, श्रद्धा जो है, लगाव या श्रद्धा जो है ऊपर के वाले के प्रति और भी क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। और भी आप क्या हो जाता है, ज्यादा होता जा रहा है। दही है तो दही, और उसके बाद आया अज्यम। अज्यम वर्ड यूज किया है, अज्यम का मतलब होता है मक्खन। और हम जानते हैं कि मक्खन किससे बनता है, तो ऑब्वियसली दूध या दही से ही मक्खन बनता है। यानी जब हम अपने आप को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगते हैं, ईश्वर के प्रति इन्वॉल्व करने लगते हैं, तो हमें क्या होने लगती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जिस तरह से मक्खन खाते हैं ना, कृष्ण भगवान का प्रिय भोजन मक्खन है, तो जब भी हम मक्खन खाते हैं तो एक अलग तरह का आनंद की अनुभूति होती है। यानी जब आप श्रद्धा ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं, सांसारिक मोह माया से आप अपने आप को अलग करने लगते हैं, तो आप जो है आपको एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है। तो यानी यहाँ पे आपको क्या होने लगा है, आनंद की अनुभूति होने लगी है, आनंद की अनुभूति होती है। और उसके बाद आता है इच्छु। इच्छु का मतलब होता है एक। एक का मतलब देखिए जितने भी मिठास हैं, मिठाई है, सबका की पॉइंट क्या है, एक है।
जब हम जो है आनंद में और डूबते चले जाते हैं और डूबते चले जाते हैं और डूबते चले जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? परमानंद होती है, एक बहुत अलग तरह का आनंद मिलता है। हम क्या होते हैं? परमानंद की प्राप्ति करने लगते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है मद, मद यानी हनी, मद मतलब हनी। जब और भी ज्यादा डिवोटेड, लाइक आप समझ लो कि आप पहुंच चुके हो मीरा की तरह, आप बन चुके हो चैतन्य महाप्रभु की तरह, आप जो है पागल हो चुके हो, उसके लिए मदहोश हो चुके हो, मतलब आप लग रहा है कि नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे जो है प्रिय हैं, हम सखाए हैं उनके, है ना, मीरा की वो भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की वो भक्ति मदहोश कर देने वाली है। तो आप जब इस प्लेज में आते हैं तो परमानंद की चरम अनुभूति होने लगती है, चरम अनुभूति होती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप जीवन का एक परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, एकदम शांत जल हो जाता है, यानी आपका जल क्या होता है? शुद्ध जल की तरह हो जाता है, शुद्ध जल हो जाता है, यानी शांत जल हो जाता है, यानी आपकी जीवन लीला अब क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, मीरा का कृष्ण से मिलन हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण से मिलन हो चुका है, यानी एक शांत हो चुका है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। आत्मा का परमात्मा से क्या हो चुका है? मिलन हो चुका है, और ये मोक्ष कहलाता है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो देखिए कितना बेहतर कॉन्सेप्ट रखा है हमारे जो है पूर्वजों ने, है ना, कि हम किस तरह से एक लाइफ को क्रॉस करते हैं। इसलिए जब आप बुक से हट करके सब्जेक्ट मैटर को देखना शुरू कर देंगे, पैटर्न सब्जेक्ट को समझना शुरू करेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे ना ज्योतिष को, तो ज्योतिष आपको बहुत आनंद देने वाला है। एक बहुत जो है उलझी उलझी समस्याओं को भी क्या करता है? बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देगा। तो वैदिक आर्यों ने, वैदिक जो है हमारे ज्योतिष आचार्यों ने इस तरह से बेहतर तरीके से हमें समझाने का कोशिश किया है। अगर हमारा विषम राशि में कोई भी पर्टिकुलर ग्रह जो उसका पर्टिकुलर नेचर है इस फेज में क्रॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं, उससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वह जो है आदमी इस तरह के मनोभावना से क्या हो रहा है? गुजर हो रहा है, क्या वो कठिनाइयाँ फेस कर रहा है, क्या वो अच्छे हृदय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी उसका आनंद जो है कहीं और है, संसारिकता से वो हट करके है, वो आध्यात्मिकता की ओर मूव कर रहा है। तो डिविजनल चार्ट D7 जो है ये हमें यहाँ से देखने और समझने में मदद करता है। ये हुआ विषम राशि। और सम राशि जो होता है इसके कॉन्सेप्ट को जस्ट क्या कीजिए? रिवर्स कर दीजिए, यानी हम जब नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे तो यानी हम सम राशि में, सम राशि का अगर बात करेंगे तो सम राशि में सबसे पहले क्या आएगा? शुद्ध जल का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी अगर किसी की जो है चंद्रमा जो है मान लीजिए सम राशि में 4 में ही है, और D7 में आप उसको देख रहे हैं एक अच्छे पोजीशन में सम राशि में दे रहे हैं, पहले सप्तमांश में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी उसका दिमाग शांत है, वो उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस नहीं है, दे आर मतलब अलग तरह से दुनिया में वो घुसा हुआ है। आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस बहुत आसान होता है, आप उसको कोरिलेट करना सीखिए। तो सम राशि में पहला क्या होगा? शुद्ध यानी शांत जल, शुद्ध जल या शांत जल पहले पोजीशन पे। दूसरे पोजीशन पे इसको जस्ट आप रिवर्स करते जा रहे हैं, मद आएगा। तीसरे नंबर पे इक्षु आ जाएगा। चौथे नंबर पे अज्जम आ जाएगा। पांचवें नंबर पे दधी आ जाएगा, और छठे नंबर पे क्षीर आ जाएगा, और सातवें नंबर पे क्षार आ जाएगा। यानी जस्ट इसका रिवर्स कर रहे हैं सब में, और उससे कोरिलेट कर रहे हैं जातक की जो जन्म कुंडली है वो उसके ग्रह और लग्न जो है D7 में कहाँ बैठे हुए हैं और किस सप्तांश का पार्ट बने हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर ग्रह पर्टिकुलर तरह के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आप वहाँ से उसको क्या करने जा रहे हैं? कोरिलेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों D7 जो है हमें एक बहुत अच्छी जानकारी देती है, हमारे मनोभाव की जानकारी देती है, हमारी आध्यात्मिकता की भी बहुत बेहतर जानकारी देती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं D7 का ज़्यादातर यूज किया जाता है संतान और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को समझने और सीखने में। तो आइए हम उस एस्पेक्ट को भी यहाँ पे क्लियर करते हैं आपको। देखिए D7 जो है हमें संतान से संदर्भित जानकारी देता है, संतान के संबंध में जानकारी देता है, संतान के संबंध में जानकारी देता है। तो इसको हम डिफरेंट सेक्शंस वाइज करते हैं। सेक्शन वाइज हम रूल वाइज करेंगे,
तो पहले हम सेक्शन देखते हैं कि कहाँ का, सबको नोट कर लिया किया कीजिए कॉपी में प्रॉपर वे में, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक फंडामेंटल बुक को जरूर रीड करें, ताकि ये रूल जो है आपको समझने में और भी बेहतर होता है। क्योंकि एज ए टीचर हम लोग क्या करते हैं, उसी बुक को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि आपको जब बुक रीड करें तो आपको वह बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए बुक्स को तो निश्चित रूप से आप पढ़ें। आप सोचेंगे कि सिर्फ यूट्यूब के वीडियो को देख करके आप सीख जाएंगे, इट्स नॉट फेयर। आप निश्चित रूप से बुक को रीड करें, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को उसके साथ कोरिलेट करें, आप उसके बाद उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। अब देखिए सेक्शन वाइज हम इसको देखेंगे। पहले तो हम जो है संतान होने की सुनिश्चितता कब होगी, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा सेक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, या इस तरह के अदर हैं। और नेक्स्ट सेक्शंस में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट सेक्शंस में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट सेक्शंस में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि सेक्स डिटर्मिनेशंस का कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, सेक्स डिटर्मिनेशंस का लिंग निर्धारण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो लिंग निर्धारण के संदर्भ में भी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इधर मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड। फिर हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन से हम एक और देखेंगे कि जातक और संतान के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। फिर हम एक और संदर्भ में रूल देखेंगे जहाँ पे एएस का कॉन्सेप्ट और बीएस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चूंकि इसका संदर्भ किससे है, रिप्रोडक्शन से है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को भी बेहतर तरीके से देखेंगे। जातक और संतान के बीच के संबंध को यहाँ पर हम देखेंगे। यानी अगर हम संतान होने की सुनिश्चितता, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड सेक्शन में हम फादर और सन के बीच में या डॉटर के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। जातक और संतान के बीच में कैसा संबंध होगा वो हम देखेंगे। फादर और सन के बीच में मुक्का मुक्की चलेगा कि अच्छा रहेगा, उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे इस तरह का रिलेशनशिप देखेंगे। यानी डिफरेंट डायमेंशन से हम जो है इसके संदर्भ में कुछ फंडामेंटल रूल्स दे रखे हैं बुक्स में, हम जस्ट उसको एनालाइज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन वाइज, एक एक सेक्शन कर करके, देन हम उस रूल को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूल को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेक्शन है संतान होने की सुनिश्चितता। अभी तक आपने जितने भी डायमेंशन देखा, अभी जो हमने नोट किया था, उसमें आपको देखो क्या है ना, एक तो आपको जन्म कुंडली का जरूरत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको डिविजनल चार्ट D7 और डिविजनल चार्ट D9, अगर आप इस तीनों चार्ट को यूज कर करके आप स्टडी करते हैं और तब प्रेडिक्शंस करते हैं, तो आई थिंक कि आपका प्रेडिक्शंस ज़्यादा फ्रूटफुल होकर करके सामने आएगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है संतान होने की सुनिश्चितता। कब संतान आप सर्टेन कर देंगे संतान की सुनिश्चितता होगी या नहीं होगी, सुनिश्चितता। तो यानी सेक्शन नंबर 1 का हमने बात किया। अब देखिए यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है कि हम जानते हैं कि संतान तभी होगा जब हमारा लग्न अच्छा होगा, और हम जानते हैं लग्न जो है रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारा बॉडी बेहतर है, हमारा शरीर अच्छा है, हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली चाइल्ड हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए चाइल्ड होगा या नहीं होगा, इसके लिए सबसे प्राइम शर्त है कि आपका लग्न को क्या होना है, बली होना है। लग्न को बली होना है, इसका मतलब क्या है, लग्न को दोष मुक्त होना है। यहाँ पे किसी तरह का डिस्टरबेंस आपके ऊपर, किसी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट लग्न के ऊपर ना हो। ठीक है, तो लग्न अगर आपका बली है तो आप निश्चित रूप से वहां पे आप जा सकते हैं कि संतान होगी। दूसरा आपको देखिए लग्न और लग्नेश, तो लग्नेश के आपको क्या देखना होगा, पीएसी को देखना होगा। पीएसी को यहाँ पर क्लियर करते हैं, पीएसी। पी स्टैंड फॉर पोजीशन, पोजीशंस, ए स्टैंड फॉर एस्पेक्ट और सी स्टैंड फॉर कंजंक्शंस। पोजीशन यानी स्थिति, सी दृष्टि, एस्पेक्ट और कंजंक्शंस यानी कि युति, यानी किसके साथ बैठा हुआ। युति का मतलब साथ बैठना,
साथ बैठना। तो आपको लग्नेस को देखना होगा, लग्नेस का पीएसी क्या है, पोजीशन कहाँ पे है, एस्पेक्ट जो है क्या उसको कोई जो है आपका नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव प्लैनेट्स तो नहीं देख रहा है, कंजंक्शंस नेगेटिव तो नहीं है, तो यानी आपको उसके प्लैनेट्स पीएसी को निश्चित रूप से वहाँ पे आप क्या करें, कंसीडर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है पंचम भाव को आपको देखना होगा और आपको पंचमेश को देखना होगा। पंचम भाव और पंचमेश को देखना होगा। पंचमेश का भी आप क्या क्या देखें, पीएसी देखें। चूंकि हम जानते हैं कि जो D7 का जो पांचवा भाव होता है, ये पांचवा भाव है, ये पांचवा भाव ही संतान का भाव होता है, ये पांचवा भाव ही संतान का भाव होता है। इसीलिए हम पांचवें भाव और पंचमेश की स्थिति को भी देखते हैं। तीसरा रूल हमें ध्यान देखना है कि वह जो है सिंपल सा बात है, गुरु। गुरु जो होता है, ये गुरु जो है वो हमारे संतान का कारक होता है, यानी संतान का कारक है। डेफिनेटली अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है, गुरु पीड़ित है, तो निश्चित रूप से आपको संतान होने में देरी होगी या संतान नहीं होगा। क्लियर है? संतान होगा भी तो पुत्र संतान होने की संभावना कम होगी। क्लियर कट ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु संतान के साथ साथ पुत्र का भी कारक है। यानी गुरु अगर आपका पीड़ित है, गुरु इफेक्टेड है, इट मींस कि आपको मेल चाइल्ड नहीं होगा, आपके बच्चे जो होंगे वो लड़का नहीं होगा, बॉयज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुरु संतान का कारक है, तो गुरु से आपको फिफ्थ पोजीशंस को आपको देखना होगा, नंबर 1। चौथा आप रूल देख सकते हैं, वह है शुक्र को भी आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र जो है, शुक्राणु से आप ध्यान रखिएगा। शुक्राणु, शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स। हम जानते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैरी ऑन करता है हमारा स्पर्म, यानी कि हमारा शुक्राणु कैरी ऑन करता है। तो यहाँ पे आपको शुक्र को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। शुक्र से भी हमें पांचवें हाउस को देखना है, शुक्र से को यानी स्पर्म, यानी कि हमें इसके फिफ्थ हाउस को भी हमें कंसीडर करना है। स्पेशली हम जब फीमेल का बात करेंगे, फीमेल का बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट हमारा प्लैनेट्स है फीमेल से रिलेटेड, एक है चंद्रमा और दूसरा है मंगल। चंद्रमा और मंगल जो है फीमेल के अंदर जो है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करती है, कैरी ऑन करती है। अगर चंद्रमा और मंगल जो है किसी फीमेल का पीड़ित है तो उसके मासिक धर्म में प्रॉब्लम्स आती हैं या आती होंगी। तो और हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके लाइफ में, आपके रिप्रोडक्शंस में। चूंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको जो है ये इसीलिए जब हम बात करते हैं फीमेल का, शुक्र के साथ साथ चंद्रमा और मंगल को भी आपको स्टडी करना चाहिए। क्लियर कट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है लग्न को बली होना चाहिए। लग्नेश का पोजीशन देखिए, उसके एस्पेक्ट देखिए, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, उसके किस ग्रह के साथ कंजंक्शंस है। फिर आपको पांचवें भाव को भी देखना है, आपको पंचमेश को का भी पीएसी देखना है, शुक्र का को भी आपको देखना है, और इस तरह से आपको जो यहाँ पर रूल डिस्कस किया गया उसको देखें। साथ ही साथ एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप इस रूल को आप नोट करते हैं, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट्स पे वीडियो बनाएंगे तो इसी रूल को अप्लाई कर करके आपको बहुत चीजें समझाने का कोशिश करेंगे। एक चीज और आपको कंसीडर करना है कि संतान की उत्पत्ति सुनिश्चितता करने के लिए ये चीज ध्यान रखिए कि हमारा कुछ प्लैनेट्स हैं, यानी जो हमारे ग्रह, जो ग्रह काफी फर्टाइल हैं, काफी उर्वर हैं, काफी फर्टाइल हैं, वह आपका 4, 8 और 12, 4 और 12 नंबर की जो हमारी राशियां हैं ये काफी क्या होती हैं, उर्वर राशियां होती है। 4, 8 और 12 राशियां जो होती है ये उर्वर राशियां होती है। यानी इस राशि का योग अगर आपका इसके साथ बेहतर प्लैनेट्स बैठा हुआ है, गुरु इसमें आपको देखना है 4, 8, 12 में अगर बेहतर प्लैनेट्स है, जैसे हम देखते हैं कि गुरु, शुक्र, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा और मंगल का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रिप्रोडक्शन में। तो इसको 4, 8 में है तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चे होने की संभावना ज्यादा होंगी। कुछ राशियां जो होती है अनुवर होती है, अनुवर होती है, इनफर्टाइल होती है, इनफर्टाइल होती है। इसमें कौन कौन होंगी, तो डेफिनेटली हम जानते हैं बुध जो है नपुंसक ग्रह है, तो बुध की राशियां जो है 3 और 6 है, मिथुन और कन्या राशियां हैं। तो अगर ग्रह जो है
नेगेटिव आपको यहाँ से इफेक्ट आपको देखने में आसान होगा। तो 3 नंबर और 6 नंबर की राशियाँ अनुरणक होती है, सी राशियाँ भी अनुरणक होती है और मेष राशियाँ भी क्या होती है आपकी अनुरणक होती है, इनफर्टाइल होती है। यानी आप जब भी स्टडी करें तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो बच गया वह अल्प संतान देती है, अल्प संतान देती है। तो अल्प संतान देने वाली बाकी जो बच गए हैं वो आपको देखो 2 और 7 शुक्र की दोनों राशियां हो गई, शुक्र की दोनों राशियां हो गई, शनि की दोनों राशियां हो गई 10 और 11, शुक्र और शनि। तो 2 7 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बच गया है और वह है आपका गुरु की एक राशि है 9। तो यह जो होती है, ये राशियां जो होती है यह अल्प संतान देती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जातक के D7 में धनयोग बन रहा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, धनयोग बनता है तो ये ध्यान रखिएगा अधिक संतान होने की संभावना होती है, अधिक संतान होने की संभावना होती है। यानी जब आप यह डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि बच्चे होंगे या नहीं, तो ये कुछ फंडामेंटल रूल को निश्चित रूप से आप कैरी ऑन करें, इस पे जरूर बात करें, इसको जरूर डिस्कस करें। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 2, यानी अगर ये सारे फेवरेबल हैं तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चाइल्ड होंगी। अब चाइल्ड कब होंगी तो उसकी जो महादशा आएंगी, अंतरदशा आएंगी, प्रत्यंतर दशा आएंगी, तो उसके आधार पर आप इसमें टाइम को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सेक्शंस जो है चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चाइल्ड का जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मैरिज का। किसी किसी आदमी का 2 मैरिज या दूसरा मैरिज भी होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम चाइल्ड के, यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं कि 5वां घर जो है संतान का घर होता है। जब हम फर्स्ट मैरिज, स्पेशली मेल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट चाइल्ड का बात करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड को हम देखेंगे या समझने का कोशिश करेंगे, तो उसके D7 में हम D7 में हम उसके 5वें घर को देखेंगे। सेकंड अगर चाइल्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड चाइल्ड जो है 5वें से तीसरे घर, 1 2 3, यानी हम 7th वाले को देखेंगे। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th हाउस को देखते हैं, सेकेंड चाइल्ड के लिए 7th को देखते हैं, थर्ड चाइल्ड के लिए यहाँ से तीसरा 1 2 3 यानी 9th हाउस को देखते हैं। अगर हम फीमेल के संदर्भ में देखेंगे तो फर्स्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हम 9th हाउस से देखते हैं, उसके बाद रिवर्स तीसरा आएंगे 1 2 3 यानी सेकेंड चाइल्ड हम 7th से देखेंगे, और थर्ड चाइल्ड जो है 7th से तीसरा 1 2 3 यानी 5th हाउस में देखेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम सेकेंड मैरिज का बात करेंगे तो हम फर्स्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं कहाँ से, तो 7th हाउस से देखते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से देखते हैं, तो 7th हाउस से देखते हैं। क्लियर कट है, यानी फर्स्ट चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। तो फर्स्ट चाइल्ड मेल या होगा या फीमेल होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो है फर्स्ट चाइल्ड मेल ही होगा, सेकंड चाइल्ड कैसा होगा, तो सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशंस यानी लिंग निर्धारण करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए 3 कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। लिंग निर्धारण करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट है। एक है पहला राशि का बात करते हैं, तो राशि का मतलब क्या हो गया कि 2 तरह की राशि होती है, विषम राशि और सम राशि। ऑब्वियसली विषम राशि और सम राशि। विषम राशि जो होती है पुरुष राशि होती है, और सम राशि जो होती है स्त्री यानी सौम्य राशि हो गई। यानी अगर आप समझ सकते हैं इससे कॉन्सेप्ट, सम राशि में होंगी तो क्या होगी, फीमेल का संभावना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रह का बात करते हैं, तो ग्रह हमारा क्या होता है, पुरुष ग्रह भी होता है और स्त्री ग्रह भी होता है। पुरुष ग्रह में क्या क्या आएगा, तो सिंपल सा बात है, पुरुष ग्रह कौन है, मंगल है। पुरुष ग्रह कौन है, सूर्य है। पुरुष ग्रह कौन है, गुरु है। और स्त्री ग्रह कौन है, चंद्रमा हो गई और शुक्र हो गया और
बुध हो गया, बुध को यहाँ पे स्त्री ग्रह के रूप में लेके गया। शनि के कारण जो है बच्चे होने में आपको क्या होगी, देरी होगी। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है बीएस का कॉन्सेप्ट और एएस का कॉन्सेप्ट, बीज क्षेत्र, बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। क्लियर कट है। इसका कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जब हम एप्लीकेशंस पार्ट बताएंगे। तो ये हम देखते हैं लिंग निर्धारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ D1, D7 और D9 इन सब का स्टडी हम इस तीनों चार्ट में हमें करेंगे, ये क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर, नेक्स्ट सेक्शन से देखिए जातक और संतान का, जातक और संतान के डीएनए रिलेशनशिप का। डीएनए यानी क्या हो गया, आपका मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, बच्चा उसका जायज संतान है या नाजायज संतान है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया गया है। ठीक है, और वह रूल कहता है कि संतान का चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और मंगल, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। चंद्रमा और मंगल का संबंध जो है, चंद्रमा और मंगल का संबंध जो है 5th हाउस या 5th लॉर्ड या 9th हाउस या 9th लॉर्ड। अगर जातक के 5th हाउस या 5th लॉर्ड का या 9th हाउस या 9th लॉर्ड का संबंध जो है संतान यानी जो बच्चे हैं उसके चंद्रमा और मंगल के साथ होता है, तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह वो उसका जायज संतान है। ठीक है, लीगल हेयर है। ठीक है, तो ये आपका जातक और संतान के बीच का मेडिकल जो है रूल है, वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दोनों के बीच में हेरिडिटरी रिलेशनशिप है, अनुवांशिक संबंध है, वो उसको डिटरमाइन करता है चंद्रमा और मंगल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और है हमारे कॉन्सेप्ट है, उस सेक्शंस पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। वो है हमारा टॉपिक है कि जातक यानी जो पेरेंट्स है और संतान के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। इस पे भी हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा और फिर आप बोर हो जाएंगे और आप पढ़ना नहीं सीखना नहीं चाहेंगे। तो जातक और संतान के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा हम लोग उसको भी देखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन हमारा होगा वो है हमारे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, प्रजनन क्षमता से संबंधित है, वो है हमारा BS और AS का कॉन्सेप्ट। BS जो है मेल में देखा जाता है और AS जो है आपका फीमेल में जाता है। ये आपका मैथमेटिकल पार्ट्स है, इसको भी हम सिखाएंगे। यानी कि अगर आप किसी जातक के को यह देखने चाह रहे हैं कि संतान होगा या नहीं होगा, पहला सेक्शन है उसमें आप देखते हैं सबसे पहले लग्न का बली होना जरूरी है। नंबर 2 लग्नेश का पोजीशन एस्पेक्ट और कंजंक्शंस देखिए, क्या स्थिति है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, कहीं को नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है, 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। उसी तरह से हम पंचम भाव पंचमेश को देखेंगे, कहीं वह 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, किसी नेगेटिव प्लैनेट्स का उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। गुरु के 5वें भाव को देखेंगे, गुरु के ऊपर 5वें भाव को देखेंगे, उस पर PSC का क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी आपको देखना है। शुक्र को देखना होता है, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के संदर्भ में चंद्रमा और मंगल को भी देखते हैं फीमेल के कंसल्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप संतान के संदर्भ में आप डिटरमाइन करें तो जन्म कुंडली, डिविजनल चार्ट 7 और डिविजनल चार्ट 9 तीनों को यूज करके आप जाएंगे तो आप एक परफेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इसी रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करके 5-7 एग्जाम्पल पुट करेंगे, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से ये रूल का अप्लाई करना आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिल पाए कि हम और भी अच्छी तरह से आपको अच्छी जानकारियों के साथ मैटर को इजी लैंग्वेज में आपके सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।